आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज पावर शेयरिंग। सो देयर इज अ टू वे ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट। द वन वे इज ट्रेंडिंग इन विच पावर इज इन वन हैंड, लीडर और किंग जिसके हाथ में पूरी सत्ता होती है वो कोई भी निर्णय ले सकता है, उसके हाथ में सारी पावर्स होती है। सेकेंड फॉर्म है the democracy. We all know what is democracy. We are learned it in our previous classes. Okay? So अब डेमोक्रेसी में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Here we will introduce our topic, the power sharing. Power sharing means a distribution of a power among the different organ of the government like judiciary, executive and लेजिस्लेचर। इन तीनों टर्म्स के बारे में भी आप जानते हैं कि जुडिशरी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है। इसको हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा। इसके अलावा पावर शेयरिंग एक स्टेबिलिटी लाती है गवर्नमेंट में। पावर शेयरिंग हेल्प अस टू अचीव द स्टेबिलिटी इन अ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग से कंट्री में रूल करना संभव हो पाता है क्योंकि पावर अलग अलग ऑर्गन के पास डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके अलावा पावर शेयरिंग are distributed in a different level of the government also. पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल में बटी होती है। कुछ पावर सेंटर के पास होती है, कुछ स्टेट के पास होती है और कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास होती है। तो इस तरीके से हम पावर शेयरिंग को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, पावर शेयरिंग के बारे में कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से पावर शेयरिंग इम्प्लीमेंट की जा सकती है कंट्रीज़ में। तो सबसे पहले हम दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो बेल्जियम जो है वो एक यूरोप की छोटी सी कंट्री है, हरियाणा से भी छोटी। हमारे इंडिया में हरियाणा जो स्टेट है उससे भी छोटी है। उसकी बॉर्डर जो है बाउंड्री नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग को टच करती है। उसकी पॉपुलेशन भी 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। वहाँ का इथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कंट्री तो बहुत छोटी है लेकिन उनका इथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा डच लैंग्वेज का इस्तेमाल बोलचाल के लिए करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं उनको कि ये जो हम लोग को अभी इमेज दिख रहा है वो जो नक्शा है वो बेल्जियम का नक्शा है। तो ये जो बेल्जियम के नक्शे में येलो जो कॉम्पोजिशन हम लोग को दिख रही है वो फ्लेमिश रीजन है। ओके स्टूडेंट, और इस फ्लेमिश रीजन में हम देख सकते हैं कि फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पीपल्स ज़्यादा हैं, उनकी मेजॉरिटी वहाँ डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा 40% जो पीपल्स हैं वो वोल्वेनिया में रहते हैं, जो कि फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल बोलचाल के लिए करते हैं। ठीक है, फिर से हम नक्शे में देखते हैं कि ये जो रीजन रेड रीजन दिखाई दे रहा है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग वहाँ रहते हैं यहाँ पे। ओके, और जो ये रीजन हम लोग को छोटा सा दिखाई दे रहा है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल्स का रीज़न है, जहाँ पे जर्मन भाषा बोलने वाले कुछ लोग रहते हैं, क्योंकि ये रीजन जो है वो जर्मनी से लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम की जो बाउंड्री है वो जर्मनी से टच होती है। तो यहाँ पे 1% लोग जो है वो जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो वहाँ के कैपिटल सिटी है ब्रुसेल। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो ये अपने को ब्रुसेल दिखाई दे रही है, ये ऑरेंज जो कलर दिखाई दे रहा है ये ब्रुसेल का है। तो यहाँ पे जो कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है वो डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम बड़ी है। क्योंकि मेजॉरिटी जो है वहाँ पे डच बोलने वालों की हमने देखा कि कंपोजिशन में 59% जो लोग हैं वो डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ के कैपिटल में वो 20% है जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ठीक है, और जो माइनॉरिटी स्पीकिंग है, जो ओनली 40% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, वो वहाँ पे 80% है। तो ये जो माइनॉरिटी जो स्पीकिंग है कम्युनिटीज़ है
वो मेनली जो है वो रिलेटिवली बहुत ही अमीर और पावरफुल है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जो डच स्पीकिंग पीपल है उनको भी मौका मिला अपने बेनिफिट्स देखने का। उनको लगा कि भाई हम तो तादाद में ज़्यादा है, लेकिन जो पावरफुल और रिच लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है और उनके हाथ में सत्ता ज़्यादा है। तो वे चाहते थे कि किसी तरीके से सत्ता को हासिल किया जाए। ठीक है, हम मेजॉरिटी वाले हैं, जब डेमोक्रेसी आई तो मेजॉरिटी वालों को की सत्ता होनी चाहिए, ना कि माइनॉरिटी वालों की। तो इस कारण फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में और डच स्पीकिंग पीपल में 1950s और 1960 के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुआ, क्योंकि ये टेंशन जो है वो पूरे बेल्जियम में हुआ। खासकर जो इसका सेंटर था वो ब्रुसेल था, जहाँ पे और ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था ये डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम हुई, मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री जो थी वो डच स्पीकिंग पीपल थी, लेकिन माइनॉरिटी और वही डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में थी कैपिटल में। तो ये प्रॉब्लम खड़ा होना शुरू हुआ कि भाई पावर किसके हाथ में, सत्ता किसके हाथ में जाएगी, डच स्पीकिंग पीपल के हाथ में कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के हाथ में। ओके स्टूडेंट, तो अब हम एक और कंपेयर कर लेते हैं हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका से। ठीक है, वो एक आइलैंड है, हम अच्छे से जानते हैं, जो तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी में, जो साउदर्न कोस्ट में हमारे पड़ता है। वहाँ की आबादी अप्रॉक्स 2 करोड़ है, सॉरी, जो कि हरियाणा की आबादी के आसपास ही है। ठीक है, श्रीलंका जो है वो भी डाइवर्स पॉपुलेशन से बना हुआ है। यहाँ तो हमने बेल्जियम में देखा कि भाई 2 ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन अब हम श्रीलंका की जब प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम कि वहाँ एथनिक कॉम्पोजिशन देखेंगे कि वो कितना वर्सटाइल है। सबसे पहले जो वहाँ मेजॉरिटी है लोगों की वो है सिंहल स्पीकर्स की है। ठीक है, सिंहल स्पीकर है, 74% भाषा बोलते हैं, वहाँ की एक भाषा सिंहल भाषा बोली जाती है। ठीक है, जो कि पुरानी भाषा है श्रीलंका की। इसके अलावा तमिल स्पीकर्स, जो तमिल भाषा बोलने वाले, वो 18% है। ठीक है, अब इस तमिल भाषा को बोलने वाले लोगों में भी 2 ग्रुप बटे हुए हैं। ठीक है, एक तो वहाँ के नेटिव तमिल्स हैं। नेटिव तमिल्स मतलब आदिकाल से, मतलब वहीं के रहवासी हैं, श्रीलंका में ही रहते हैं और बहुत समय से वो क्या कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं को श्रीलंकन तमिल कहा जाता है। ठीक है, जो नेटिव तमिल है श्रीलंकन तमिल से, जो इसकी टोटल आबादी का 13% वे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर जो है वो कौन है, इंडियन प्लांटेशन वर्कर है। हमें पता है कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को कब्ज़ा किया था तो उन्होंने बहुत से इंडियन प्लांटेशन वर्कर्स को कहाँ बसा दिया था, श्रीलंका में बसा दिया था। हैं, वहाँ कॉलोनी स्थापित करी थी और वहाँ पे उन्होंने इन इंडियंस तमिल्स को बसा दिया था। तो वे इंडियन तमिल के नाम से आज भी जाने जाते हैं। तो हमने देखा कि एक ग्रुप है, उसका भी सब ग्रुप है। ओके, इसके अलावा श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में जो तमिल कंसंट्रेशन है वो नॉर्थ पार्ट में रहता है और ईस्ट पार्ट है ऑफ कंट्री में। ठीक है, जबकि श्रीहल जो स्पीकिंग है पीपल्स है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और तमिल जो है वो हिंदू है या तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ का। मात्र वहाँ पे 7% लोग ही क्रिश्चियन हैं। वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज ने सिर्फ 7% लोग को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए अपनाया है। ठीक है, तो तमिल और सिंहल लोगों में एक तो भाषा का डिफरेंस है, दूसरा वहाँ पे नेटिव्स और इंडियंस लोगों में भी बटे हुए हैं। इसके अलावा रिलीजियस मैटर में भी वे बटे हुए हैं कि जैसे हमने देखा कि सिंहल बुद्धिस्ट है और तमिल लोग जो है हिंदू और मुस्लिम हैं। तो अब आप सोचिए कि इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन है, दोनों में अलग अलग सिचुएशन है, बेल्जियम में और श्रीलंका में। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हो सकती है, कहाँ पे, डच कम्युनिटीज़ में भी, जो कि एक मेजॉरिटी में होने का एडवांटेज उठा रहे हैं, और फोर्सफुली फ्रांस स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर अपनी सत्ता थोपना चाहते हैं। वे इस कम्युनिटी को दबा करके अपनी सत्ता वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम बेल्जियम में हो सकती है सेम। ठीक है, और इस
चीज़ों को हासिल करने के लिए वो ब्रुसेल पे अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं, लेकिन ब्रुसेल में वो माइनॉरिटीज़ में, वो मेजॉरिटी में है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो लोगों को बांट देती है। एक मैसी पार्टीशंस कंट्रीज़ में हो रहा है, जो अलग अलग क्लेम लोग कर रहे हैं कंट्रीज़ में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। सेम हम श्रीलंका में देख रहे हैं कि श्रीलंका में जो सिंहल स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है वो मेजॉरिटी में है और वो इंटायर कंट्री पे अपना कब्ज़ा जमा चुकी है। ओके, तो इस दोनों कंट्रीज़ को हमने अच्छे तरीके से जान लिया। अब जानेंगे कि किस तरीके से वे डील कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स का। ओके स्टूडेंट।